हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि फ्रिक्शन के नियम क्या क्या है। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि घर्षण गुणांक क्या होता है। लेकिन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक, पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के नियम, घर्षण के नियम। घर्षण के नियम कितने थे? 5 थे। ठीक है, उसमें से जो 5वां नियम था, जो आपका 5वां नियम क्या था कि घर्षण बल गतिशील वस्तु के भार द्वारा सामान्य प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। ये था घर्षण के जो नियम थे। उसमें से जो 5वां नियम था वो क्या था कि घर्षण बल को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। घर्षण बल गतिशील वस्तु के भार द्वारा जो सामान्य प्रतिक्रिया, आपको मैंने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसे कैपिटल एम या फिर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उसकी क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो देखो F क्या था आपका? घर्षण बल था यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है। ये क्या है? ये समानुपाती का साइन है, समानुपाती। R क्या है? सामान्य प्रतिक्रिया है, सामान्य प्रतिक्रिया। और ये हो गया इसके नाम हो गए। F क्या है? घर्षण बल है। ये क्या है? समानुपाती है। R क्या है? सामान्य प्रतिक्रिया है। अगर आपने फ्रिक्शन के चैप्टर पहले पढ़ा नहीं है, इसके 2-3 वीडियो हो चुके हैं, तो जाकर के पढ़ ले। अगर आप उस क्लास को नहीं करते हो और डायरेक्ट इस क्लास में आते हो पढ़ने के लिए, तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस क्लास को भी कर ले। तो देखो, मैंने कहा था कि घर्षण बल क्या होता है? गतिशील वस्तु के भार द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसकी समानुपाती है। समानुपाती है, ये क्या है? घर्षण का 5वां नियम है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम लोग इस समानुपाती का साइन हटाते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम लोग ये समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हमारा कोएफिशिएंट आता है। क्या आता है? गुणांक आता है। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो F इक्वल टू म्यू आर। ध्यान देना, जब भी समानुपाती के साइन को हटाएंगे और बराबर का साइन लाएंगे तो हमारा कोएफिशिएंट बनता है, हमारा क्या बनता है? गुणांक बनता है। और इसी कोएफिशिएंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या है? इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, यही है। देखो, आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या था? F इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, F इक्वल टू म्यू, इसे म्यू भी बोलते हैं, म्यू आर। ठीक है, ये क्या है? एक हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको बोले कि घर्षण बल निकालना है, क्या निकालना है? फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को अपनाएंगे। ठीक है, इससे हम दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको बोले कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, क्या निकालना है? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक। ठीक है, अगर आपको बोले कि आपको घर्षण गुणांक निकालना है, इसको निकालना है, क्या होगा? म्यू इक्वल टू F अपॉन R। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा ना। क्या म्यू है और R है, इसके बीच में एक मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई छुपा हुआ है।
तो जब न्यू इक्वल टू एफ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आर जो है ये हमारा आकर के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा दो फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। तो आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो पॉइंट डाल के लिखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक क्या है। स्क्रीन में आ रहा है ना, हाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक, तो सिंपल सा क्या है, कैपिटल एफ क्या है, ये क्या है घर्षण बल है, कैपिटल आर क्या है सामान्य प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया, घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात को, ये क्या अनुपात है, कि अनुपात को ही घर्षण गुणांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया, सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखो घर्षण बल यानी कैपिटल एफ और सामान्य प्रतिक्रिया यानी कैपिटल आर के अनुपात को, अनुपात क्या है, इसी को अनुपात कहेंगे, कि अनुपात को ही घर्षण गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिखा भी दिया मैंने। ध्यान देना, घर्षण गुणांक को इस सिंबल के द्वारा, इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे इसके द्वारा यानी कि इस साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इस साइन के द्वारा मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो हर चीज का अपना अपना सिंबल होता है ना, उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल या फिर साइन ये है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यानी घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है। क्या होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, कोई इकाई नहीं होती। इकाई का मतलब क्या है, यूनिट नहीं होती है। देखो हर चीज की यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। मास जो होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। टाइम जो है, समय है, उसकी यूनिट सेकेंड होती है। उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, जो घर्षण गुणांक होता है, उसकी यूनिट नहीं होती है, ये हमारी यूनिट लेस होती है, यानी कि मात्रक ही होती है। ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, यहां देखो, यहाँ आ रहा साइन, देखो ये तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो क्यों नहीं होती, यहाँ जानो। घर्षण गुणांक निकालने क्या फॉर्मूला है, घर्षण गुणांक निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। ठीक है, तो बताओ जो एफ है यानी कि जो क्या है, जो फोर्स है, उसका मात्रक क्या होता है। आपको मैंने कहा था कि जो बल होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, ये एफ आपका है
घर्षण बल है ना, ये F क्या है, F घर्षण बल है, तो घर्षण बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, तो मात्रक इसका हो गया न्यूटन, हो गया न्यूटन। ये R क्या है, तो ये R है आपका सामान्य प्रतिक्रिया। देखो आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि सामान्य प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अभी भी थोड़ा सा बता देती हूँ, शॉर्टकट में बता देती हूँ, ठीक है, समझना। देखो एक वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, आपको पता होगा, देखो अगर इस चौक को मैं ऊपर से छोड़ूंगी तो क्या होगी, हमारी नीचे की ओर आएगी, क्यों आएगी, आपको पता होगा कि पृथ्वी क्या करती है, कोई भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, कहा था ना मैंने, क्यों खींचती है, अपनी ओर एक फोर्स लगाती है, ठीक है। तो ये वस्तु है, किसी सरफेस पर बैठी हुई है, तो क्या करेगा, जो पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, इसको अपनी ओर खींचने के लिए एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ध्यान से समझना, पृथ्वी क्या करती है, कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए एक फोर्स लगाती है, एक बल लगाती है, ठीक है। तो क्या कर रही है, इस वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए, साइन देखो, अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है, फोर्स लगाती है, तो उसी फोर्स को कहते हैं भार, उसी फोर्स को कहते हैं वेट, हिंदी में कहा जाता है भार, ठीक है। देखो जो पृथ्वी जो बल लगा रही है ना, पृथ्वी जो बल लगा रही है, इसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उसी बल को भार कहते हैं, ध्यान दो, उसी बल को, यानी कि इसी बल को भार कहते हैं, ठीक है। और भार को इंग्लिश में कहा जाता है वेट, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट बराबर होता है आपका mg, तो m क्या है, तो m होता है आपका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, इस वस्तु का द्रव्यमान, और g क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। क्या होता है, भार बराबर होता है, वेट बराबर होता है, mg होता है, बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, इस वस्तु का द्रव्यमान है, और g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अपना मान होता है, कितना मान होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, इसका एक अपना मान होता है, कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन राउंड फिगर में हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखो जितना बल नीचे लगता है, ये मैंने बता दिया पूरा, ठीक है, क्या बल है, क्या भार है, बता दिया। तो क्या है कि पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाती है, तो उतना ही बल, कितना बल, जितना बल नीचे लग रहा है ना, उतना ही बल क्या होता है, ऊपर की साइड लगता है, उतना ही बल क्या होता है, ऊपर की साइड लगता है। और उसी बल को, उसी रिएक्शन को, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, एक्शन से रिएक्शन बना, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया, इसी नॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं सामान्य प्रतिक्रिया, ठीक है, जिसे कैपिटल N या फिर कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल क्या है, ऊपर की साइड लग रहा है, और उसी बल को बोलते हैं सामान्य प्रतिक्रिया, बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये R क्या है, देखो नॉर्मल रिएक्शन को, सामान्य प्रतिक्रिया को N या फिर R से डिनोट करते हैं। तो ये R क्या है, जो नीचे है वही ऊपर है, ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये R क्या होगा, तो ये R आपका होगा mg। अगर कोई बोले कि आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला पुट करते हैं mg, फॉर्मूला पुट करते हैं n बराबर mg। ध्यान देना, अगर कोई बोले कि नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, सामान्य प्रतिक्रिया निकालना है, सामान्य प्रतिक्रिया निकालना है,
तो इसका यही फॉर्मूला होता है mg। ठीक है, तो देखो बल क्या है, बल बराबर भार हो गया, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये r क्या है, कि ये r या फिर जो r बोल लो या फिर n बोल लो, r बोलो या फिर n बोलो, r या फिर n क्या होगा, mg होगा। तो जो mg क्या है, mg बराबर बल भी है, mg बराबर भार भी है, यानी कि इसका मात्रक भी न्यूटन ही होता है। ध्यान देना, जो आपका जो वेट होता है, जो भार होता है, उसका मात्रक भी न्यूटन ही होता है। तो r का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, ये हमारे क्या वापस में कट जाएगा, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये यूनिट लेस हो जाएगा, यानी कि मात्रक हीन। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता रही हूं, जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, वही भार का मात्रक होता है, यानी कि भार का मात्रक भी न्यूटन होगा। ठीक है, और जो भार का मात्रक है वही सामान्य प्रतिक्रिया का मात्रक है, नॉर्मल रिएक्शन का मात्रक है। क्यों है, अभी मैंने बोला कि जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल ऊपर लग रहा है, तो नीचे कितना बल लग रहा है, तो नीचे भार लग रहा है, वेट लग रहा है mg। सही है, नीचे क्या लग रहा है, भार लग रहा है, वेट लग रहा है mg, mg का मात्रक क्या है, न्यूटन, तो उतना ही ऊपर लगेगा, तो ऊपर कितना लगेगा, mg, mg का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये न्यूटन न्यूटन आपस में कट जाएगा, ये हमारा यूनिट लेस हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड ये था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मैंने बता दिया। अगले क्लास में क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो सके कि एग्जाम पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आज की क्लास में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कुछ दिक्कत आई हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।